एवरीवन, वेलकम टू नवरंग एकेडमी। तो आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इजी वे में हम याद करेंगे कि कैसे ये टर्म्स जो हैं क्या होती हैं, विद एग्जांपल समझेंगे अच्छे से। तो इन टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स हैं। हम लोगों ने कुछ हायर टॉपिक्स करने हैं तो ये टर्म्स जो हैं उनमें बार बार यूज़ होती है। अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर होगा तब ही हम लोग जो हैं आगे उन टॉपिक्स को समझ पाएंगे और हम लोग आगे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कर पाएंगे। क्योंकि जो हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन करके मैं वीडियोस डालूँगी, तो आप उनको अच्छे से पूरा वीडियो देखना ताकि आपको जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो ये जो टर्म है इनसे रिलेटेड जो है रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो उन ब्लॉक्स से रिलेटेड अगर हमारे सिलेबस में वो ब्लॉक्स तो हैं ही +1 +2 में, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो इन कंसेप्ट्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो +1 क्लास है, +1 क्लास में ये नई जो टर्म्स हैं इंट्रोड्यूस होती हैं, तो इन टर्म्स का जो है आपको पता होना चाहिए। कुछ देखिए, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री क्या है, एक सीधा साधा सब्जेक्ट नहीं है। मतलब रूल्स रेगुलेशंस होती हैं किसी टॉपिक को लेके, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनसे थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेव शो करते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आयनाइजेशन एंथैल्पी, the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy। तो ionization enthalpy क्या है, किसी एटम में से, हमें पता है कि एटम क्या है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक एटम में से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस में जो लास्ट वाली शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है हम उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए कि अगर कोई एटम है, गैसियस एटम है, दैट मीन्स कि वो क्या है, न्यूट्रल है, सिंपल एटम है। तो हमने उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, वो पॉजिटिव बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, X बन जाएगा। मान लीजिए X कोई एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला, तो क्या बन गया, वो X पॉजिटिव बन गया। तो उस इलेक्ट्रॉन को, एटम में से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम जो एनर्जी देते हैं उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर मोल, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की क्या यूनिट्स हैं, किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या है कि हमेशा एनर्जी जो है हम देते हैं, एनर्जी चाहिए होती है ताकि इलेक्ट्रॉन को हम उस एटम में से बाहर निकाल पाएँ। तो हमेशा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखिए, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हम उसको लिख सकते हैं IE। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के। जैसे कि अगर किसी एटम का साइज़ जो है वो है छोटा, एटॉमिक रेडियस मीन्स साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है ना, रेडियस
तो रेडियस ऐसे ही होता है कि जिसका रेडियस छोटा होगा, मीन्स कि जो एटम का साइज छोटा होगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, और जिस एटम का साइज जो है वो बड़ा होगा, उसका रेडियस बड़ा होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी मीन्स एनर्जी, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है ना, मीन्स कि जो जितना छोटा साइज होगा उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना साइज बड़ा होगा एटम का, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है, ये कंसेप्ट जो है, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे, या तो बच्चे कर लेते हैं कि जितना साइज़ छोटा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और जितना साइज़ बड़ा है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन वो कैसे, ऐसा क्यों होता है? देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या होता है हमारे पास, पीरियोडिक टेबल में हमारा पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कितने होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होती हैं। जो ग्रुप्स होती हैं वो होती हैं वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं हमारे। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो वर्टिकल्स होते हैं ये होते हैं हमारे ग्रुप्स। ठीक, और जो होती हैं हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो होते हैं पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होती हैं। ठीक है ना, तो क्या है कि अलोंग द पीरियड, कि जब हम पीरियड के अलोंग जाते हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टली जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, साइज़ जो है वो छोटा होता है। साइज़ क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। और जब हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो साइज़ जो है एटम्स का वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है। तो ये कैसे होता है, देखिए अब पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, अलग अलग ब्लॉक्स हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक जो है हमने एटम्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है जो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, हमने उनको ब्लॉक्स में ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। तो देखिए जब हम नीचे आते हैं, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो साइज़ क्या होता जाता है, एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है। ठीक है, और जब हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो क्या होता है, साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है एटम का। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी से इसका जो एटॉमिक रेडियस का सीधा रिलेशन है कि अगर अलोंग द पीरियड जो है साइज़ अगर हमारा छोटा होता जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर डाउन द ग्रुप हमारा एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, क्या होगा, अलोंग द पीरियड एटॉमिक size decreases and ionization enthalpy increases because atomic size and ionization enthalpy are inversely proportional to each other, or down the group atomic size increases and ionization enthalpy decreases। ठीक, तो देखिए ये कैसे होता है,
अब हमें सीधा ये पता तो चल गया कि अलोंग द पीरियड जो है हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो आइए अब देखते हैं कि साइज जो है वो कैसे चेंज होता है। देखिए, जब हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड के अलोंग जो हमारे एटम्स जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है कि साइज छोटा क्यों होता जाता है? क्योंकि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अलोंग द पीरियड जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि शेल जो है वो इंक्रीज नहीं होते, जो एटम के शेल हैं वो सेम रहते हैं, वो इंक्रीज नहीं होते। और क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी एडिशन होती जाती है, लेकिन शेल्स की एडिशन नहीं होती। तो शेल्स जो हैं वो सेम रहती हैं बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। जैसे मान लीजिए पहले शेल में थे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब सेकंड में आए 3 हो गए, जो थर्ड में आए तो 4 हो गए, इसमें 5 हो गए, ठीक है, और इसमें 6 हो गए। मीन्स कहने का मतलब है कि क्या होता है कि जब अलोंग द पीरियड हम बात करें तो शेल इंक्रीज नहीं होती, बल्कि उसी शेल में, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती जाती है। क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन सेम शेल में इंक्रीज ऐड होते जाते हैं। जब बात करें हम डाउन द ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि हमारी जो है शेल्स भी इंक्रीज होती हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होने ही होने हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऐड होने ही हैं, और साथ में उसके क्या होता है, शेल्स भी इंक्रीज होती हैं। तो क्या होता है कि वो, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यू शेल में एडिशन होती जाती है। जो इलेक्ट्रॉन ऐड होती हैं वो क्या होते रहते हैं, न्यू शेल में ऐड होते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन फील करते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। क्या, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फील करता है। तो देखिए कि इसमें क्या है, डिस्टेंस कम है क्योंकि सेम शेल है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस शेल में, उनमें डिस्टेंस कम है। तो क्या करेगा कि ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि इनमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 हो गए, 4 हो गए, 5, 6। तो अलोंग द पीरियड क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। तो जितनी अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वो क्या होगा, उतना ही वो साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मीन्स कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता जाएगा। तो जैसे ये था, इलेक्ट्रॉन थे, एडिशन होती गई तो साइज भी क्या होता गया, स्मॉल 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 होता गया। क्योंकि क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड होते गए उतनी ही उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती गई और जो साइज़ है वो कम होता गया, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हुई। और अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या होता है कि शेल जो है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वाले शेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इतनी अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्या है, उसको वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाता, ठीक है। तो साइज़ क्या है, इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि वो क्या है, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं करते, तो साइज़ बड़ा 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 होता जाता है। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ भी रिलेट करता है, क्योंकि देखिए जितने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फील करेंगे तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस ने उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजीली बाहर नहीं जाएंगे। उनको बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या होता है
कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ इतनी अट्रैक्शन फील नहीं करता, तो ईजीली हम उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब उसको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यही रीज़न है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है बिकॉज साइज डिक्रीज होता है। जितना साइज छोटा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल, जितना साइज बड़ा लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ बहुत अट्रैक्शन कम होती है, अट्रैक्शन होती नहीं है, तो उसको हम बाहर निकालना बहुत इजी हो जाता है, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक रूम है, ठीक है ना, एक रूम है। इस रूम में, ये जो रूम है ये एक दूसरे रूम के साथ अटैच है, ठीक है, और ये तीसरे रूम के साथ भी अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले रूम में, ये 3 रूम हैं, तो फर्स्ट वाले रूम में क्या है, एक यहाँ पे टीचर बैठा हुआ है। तो टीचर क्या है, स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहा है। इस रूम में 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उसी रूम में टीचर है, उसी रूम में स्टूडेंट्स हैं, तो उसकी अट्रैक्शन के साथ ज़्यादा होगी। अब 2 स्टूडेंट्स और आए, लेकिन वो दूसरे रूम में जाके बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या है, इस रूम में और इस रूम में जाने के लिए एक अंदर से वे है, यहाँ पे एक डोर है। तो अगर टीचर यहाँ पर भी खड़ा हो जाएगा तो उतनी ही अट्रैक्शन इनके पास रहेगी, उतनी ही इनके पास रहेगी। बट अगर थर्ड रूम में आकर 2 स्टूडेंट्स और ऐड हो जाते हैं, तो एक टीचर जो है इन दोनों के इन 2 जो 4 स्टूडेंट्स हैं, इन पे तो उनकी नज़र रहेगी, लेकिन इन पर इतनी वो मतलब अट्रैक्शन नहीं रहेगी, इतनी नज़र वो नहीं रख पाएगा। तो यही केस होता है अलोंग द डाउन द ग्रुप में, कि शेल इंक्रीज होती रहती है और न्यूक्लियस की लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ इतनी अट्रैक्शन नहीं रहती, ठीक है। तो अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड में क्या होता है, एक रूम है, यहाँ पर टीचर है, पहले 2 स्टूडेंट्स आए, ठीक है, इन पे उसकी नज़र टेस्ट हो रहा है, फिर 2 स्टूडेंट्स आए, फिर 2 आए, मतलब कि एक ही रूम में, सेम रूम में बच्चे ऐड होते जा रहे हैं। तो क्या है कि टीचर की सब पर ही उतनी ही नज़र है, उतनी ही अट्रैक्शन है। तो सारे क्या है, टीचर के साथ क्या जुड़े हुए हैं कि उनकी पूरे के पूरे सब पर एक जैसी नज़र है, अट्रैक्शन है। तो यही होता है पीरियड में कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब होती जाती है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेल्स इंक्रीज होते हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ इतनी अट्रैक्शन फील नहीं कर पाते। अब देखिए, अब तो सीधी सादी बात है कि क्या होता है कि अगर हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है। और जब हम डाउन द ग्रुप पाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन कुछ ऐसे एटम्स हैं जो क्या करते हैं, इन जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करते। उनमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि अलोंग द हम पीरियड बात करें तो उनको क्या होना चाहिए था, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन इंक्रीज की बजाय कुछ की डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शंस होती हैं, तो इन एक्सेप्शंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्सेप्शन है उसी के बेस पे पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ये जो हम कर रहे हैं आज, ये +1 +2 के लिए तो हेल्पफुल है ही है, साथ में जो बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखते हैं इनमें क्या एक्सेप्शंस हैं। देखिए, पहली एक्सेप्शन है, अब जो एक्सेप्शंस होती है ना, मतलब कि 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। किन पे डिपेंड करती हैं, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो होता है द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट फैक्टर है द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards the nucleus, towards the nucleus
एंड जो सेकंड रीज़न है, सेकंड फैक्टर है एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं, मीन्स जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उनसे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट होगा द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और दूसरा है वो होगा हमारा द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर, द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ईच अदर। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हमने फर्स्ट पॉइंट जो है वो तो पढ़ लिया कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी न्यूक्लियस की तरफ क्या है, अट्रैक्शन। जितना साइज बढ़ गया उतनी अट्रैक्शन कम होती गई वैलेंस शेल की, जितना साइज जो है वो हमारा छोटा है उतनी अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा है क्योंकि उनका डिस्टेंस जो है वो कम है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें अट्रैक्शन कम हो जाती है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, तो ये जो शेल्स होती हैं, ठीक है ना, ये शेल्स होती हैं, तो क्या होता है कि जो कई बार सेंटर वाली जो शेल हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से शील्ड करते हैं, मतलब उनको बचा के रखते हैं कि ये उसके रास्ते में आ जाती है शेल, और जो न्यूक्लियस है वो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता, तो वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं, वो उनको ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। एस की सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है सब शेल का, फिर पी का, फिर डी का, वह सबसे कम होता है एफ का। ठीक है ना, कि एस जो है वो वैलेंस शेल को वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मान लीजिए ये एस है तो यहाँ ये वाली शेल को ये क्या कर देगा, शील्ड कर देगा, तो ये क्या है, इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एस की, ये लास्ट वाले को शील्ड कर देगा, तो इसको हम इजीली रिमूव कर पाएंगे। तो फर्स्ट एक्सेप्शनल केस है हमारे पास बेरिलियम एंड बोरोन का। ठीक है, बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम क्या है, ये अलोंग द पीरियड हम बात करेंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और बोरोन का होता है 5। ठीक है, अब अलोंग द पीरियड क्या है, साइज़ जो है वो तो होता जाता है छोटा। ठीक है, साइज़ छोटा होता रहता है, तो अगर हम देखें, जैसे हमने पढ़ा था कि अलोंग द पीरियड क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। ठीक है, होना चाहिए था बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा और बेरिलियम की कम, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑपोजिट होता है। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ज़्यादा एज कंपैरिजन टू बोरोन। तो देखिए ये है केमिस्ट्री, तो इसमें इतना इजी तो नहीं है कि रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे तभी जो है केमिस्ट्री जो है वो इंटरेस्टिंग बनती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है ये, क्यों है एक्सेप्शनल केस। बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसकी जो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी हमारे पास 1s2 2s2, और जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5 और इसकी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, क्योंकि इसका होता है 5, ये क्या है 1 2 3 4 5, और बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जाएंगे s और 1s और 2s में। अब देखिए, अगर हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो s है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, फिर p, फिर d, फिर लास्ट में f। ठीक है, मतलब कि जो S है वो न्यूक्लियस के सबसे पास है तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है एज कंपैरिजन टू P, D एंड F। तो अब देखिए कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम के केस में जो 2s है, ठीक है, वो क्या है, इसकी अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब बोरोन के केस में हमने इलेक्ट्रॉन जो निकालना है, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना होता है, हमने निकालना होता है वैलेंस शेल में से। तो बेरिलियम में वैलेंस शेल है 2s और बोरोन में है हमारी 2p
तो एस की अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू पी। तो जो इलेक्ट्रॉन है एस के केस में, उसमें क्या है, बेरिलियम के केस में एस में से निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एज कंपैरिजन टू पी, ठीक है ना। तो बोरोन में के केस में क्या होगा कि जो एस है वो क्या कर देगा, शील्ड कर देगा। देखो बोरोन के केस में जो एस है वो शील्ड कर देगा, तो एस शील्ड कर देगा लास्ट वाले पी को न्यूक्लियस से, तो वो क्या है, उसके साथ अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएगा। तो जो हमें एनर्जी जो है, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी पी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो यही रीज़न है कि बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है एज कंपैरिजन टू बेरिलियम। होना तो चाहिए था बोरोन की ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग द पीरियड की बात करें तो, लेकिन उल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेरिलियम के केस में हमने इलेक्ट्रॉन निकालना होता है एस में से, और बोरोन के केस में से पी में से निकालना है। तो पी में से ईजी निकल जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसकी जो एस है उसको शील्ड कर लेगा। तो पी में से इजीली निकाल लेंगे, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और बेरिलियम में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एस में से निकालना है, ठीक है। एक तो शील्डिंग इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, फुली फील्ड और हाफ फील्ड वाला चक्कर। अब देखिए जो एस है, एस का फुली फील्ड होता है 2 और हाफ फील्ड होता है 1। पी का फुली फील्ड होता है 6 और हाफ होता है 3। डी का होता है फुली फिल 10 और हाफ होता है 5, और एफ का फुली फिल होता है 14 और हाफ होता है 7। तो अब अगर बात करें, देखें तो ये क्या है, एस फुली फिल्ड है, तो हमने इसमें से निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। बट अब हमने बोरोन के केस में से पी में से निकालना है, तो ये तो ना तो फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, तो ईजी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो यही रीज़न है बेरिलियम हैज़ ग्रेटर एनर्जी, ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपैरिजन टू बोरोन। अब दूसरा एक्सेप्शनल केस है हमारे पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8। अलोंग द पीरियड बात करें तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, बट होता क्या है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। एक टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो आएगी 1s2 2s2 2p3, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की तो ये क्या होगा, हमने 1s2 2s2 2p2 होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। अगर हम बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की तो क्या होगा 1s2 2s2 2p1, क्योंकि अब हमने दूसरे को निकाला। तो क्या होता है 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। एक टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आइए क्वेश्चन पे कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाइट्रोजन का ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एस में होंगे 2 और पी में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहाँ पे मतलब एक और बढ़ जाएगा, तो उसका हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब देखिए ये 2 रीज़न होंगे इसके। पहला जो हमने फैक्टर पढ़े थे रिपल्शन वाला, कि जितनी रिपल्शन ज़्यादा होगी तो उसमें क्या है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इतनी कम होगी, ठीक है ना, वो इजीली निकाल पाएंगे। अब देखिए इसमें इस ऑर्बिटल में पेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इजीली हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत लगेगी, ठीक है ना। तो दूसरी बात है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, ये देखिए इसमें 3 है इसमें 4 हैं,
तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन ये P है, P के 3 जो है वो हाफ स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन, और 6 जो है वो फुली फिल होते हैं, तो वो स्टेबल होती हैं। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स ये जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। एक तो फुली फिल्ड वाला हाफ फिल्ड वाला आ जाएगा, दूसरा आएगा क्योंकि इसमें भी क्या है, ये ना फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, और दूसरी बात कि ये क्या है, एक दूसरे के साथ इनकी रिपल्शन फील करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा, इसको बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही रीज़न है नाइट्रोजन हैज़ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक। तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ 2 एक्सेप्शनल केसेस पढ़े हैं हमने। तो ऐसे ही जैसे हम S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक करेंगे, तो हर ग्रुप में जब हम एक एक ग्रुप पढ़ेंगे तो हर एक ग्रुप में ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड आएगा ही आएगा। तो हमें पता होना चाहिए ये होता क्या है, क्यों कम होती है, क्यों ज़्यादा होती है, कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये हमने मेनली बेसिक सा पढ़ा। और जब आप पढ़ोगे P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये टॉपिक। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आप आगे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन इजी वे में कर पाओगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।